नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पर निकल रहे हैं जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा संगम है, बुल्गारिया। जी ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक बहुत महत्वपूर्ण बाल्कन देश है। हाँ। हमारी आज की ये बातचीत बुल्गारिया एक विस्तृत परिचय नाम के दस्तावेज पर आधारित है और हमारा इरादा है कि हम मिलकर बुल्गारिया के कुछ खास पहलुओं को समझें। बिल्कुल। मतलब इसके सदियों पुराने इतिहास से लेकर आज की इसकी पहचान तक, इसकी जीवंत संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कुछ ऐसी बातें जो इसे वाकई खास बनाती हैं। सही कहा। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। हाँ, अनुभवों का खजाना है। अच्छा, क्या आपको अंदाजा है कि दुनिया भर में जो बेहतरीन गुलाब का तेल, रोज ऑयल, इस्तेमाल होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा बुल्गारिया से आता है। ओह हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। या फिर ये कि इस जमीन पर कभी प्राचीन थ्रेसियन सभ्यता फली फूली थी। जी, थ्रेसियन, उनका इतिहास बहुत पुराना है। तो चलिए इन्हीं जैसे कई दिलचस्प पहलुओं को समेटते हुए बुल्गारिया की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुल्गारिया को थोड़ा और करीब से जानने की। सबसे पहले ये दुनिया के नक्शे पर है कहाँ? जैसा हमने कहा, दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर। जी अगर इसके पड़ोसियों को देखें तो उत्तर में रोमानिया है। हाँ, रोमानिया डैन्यूब नदी सीमा बनाती है वहाँ। अच्छा, पश्चिम में सर्बिया और उत्तर मैसेडोनिया है। दक्षिण में ग्रीस और तुर्की। और पूर्व में तो विशाल काला सागर है, ब्लैक सी। ओके। और राजधानी वो सोफिया है। जी, राजधानी और सबसे बड़ा शहर सोफिया। तो ये भौगोलिक स्थिति ये तो काफी दिलचस्प लग रही है। बिल्कुल है। इसे आप यूरोप का एक चौराहा कह सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जरा सोचिए। हाँ, एक तरफ यूरोप के देश, दूसरी तरफ तुर्की के रास्ते एशिया का दरवाजा और सामने काला सागर। इस लोकेशन ने सदियों से यहाँ व्यापार, संस्कृतियों के लेन देन और हाँ, टकरावों को भी जन्म दिया है। इसका असर इसके इतिहास पर बहुत गहरा है। अच्छा, और प्राकृतिक रूप से मतलब पहाड़, नदियाँ? हाँ, प्राकृतिक रूप से भी काफी विविधता है। उत्तर में डेन्यूब नदी है, जैसा मैंने कहा। देश के बीच से बाल्कन पर्वत श्रृंखला गुजरती है। बाल्कन पर्वत, अच्छा, इसी से नाम पड़ा। हाँ, संभवतः। दक्षिण में उपजाऊ थ्रेसियन मैदान है। इनका जिक्र हम आगे भी करेंगे शायद। ठीक है। और मारित्सा, इस्कर, स्ट्रूमा जैसी और भी महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो ये जो मिला जुला भूगोल है ना, यही कहीं ना कहीं बुल्गारिया की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की नींव रखता है। सही है। इस भौगोलिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें तो बुल्गारिया का इतिहास भी उतना ही मतलब परतदार और दिलचस्प रहा होगा। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये इलाका प्राचीन थेशियन सभ्यता का केंद्र था। हाँ, वही थ्रेशियन जिनका जिक्र हेरोडोटस जैसे इतिहासकारों ने भी किया है। हाँ जी। अपनी धातु कला और वो योद्धा परंपराओं के लिए जाने जाते थे। अच्छा, बाद में ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। जी, एक महत्वपूर्ण प्रांत बना और उसके निशान आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। फिर रोमन साम्राज्य के बाद क्या हुआ? हाँ, रोमन साम्राज्य के बाद यहाँ एक अहम मोड़ आता है। 681 ईस्वी में खान अस्पारूह के नेतृत्व में प्रथम बुल्गारियाई साम्राज्य की स्थापना हुई। 681 ईस्वी, ये तो बहुत पहले की बात है। जी, और ये सिर्फ बाल्कन के लिए नहीं, पूरे यूरोप के इतिहास में एक बड़ी घटना थी। इसने एक अलग स्लाव बल्गर पहचान को जन्म दिया। मध्यकाल में बुल्गारिया ने शक्ति और प्रभाव के कई दौर देखे, लेकिन साथ ही उसे शक्तिशाली बिज़ेंटीन साम्राज्य से लगातार लड़ना भी पड़ा। अच्छा। और फिर ओटोमन साम्राज्य। हाँ, फिर 14वीं सदी के अंत में ये इलाका विशाल ओटोमन साम्राज्य के अधीन आ गया और ये शासन लगभग 5 सदियों तक चला। 8 सदियां, ये तो बहुत लंबा समय है। जाहिर है इसका गहरा असर पड़ा होगा। बिल्कुल। ओटोमन शासन का प्रभाव यहाँ की संस्कृति, आर्किटेक्चर, भाषा, सामाजिक ताने बाने पर आज भी महसूस किया जा सकता है। हालांकि ये दौर राष्ट्रीय पहचान के संघर्ष का भी रहा। तो आज़ादी कब मिली? आखिरकार 1878 में रूस तुर्की युद्ध के बाद बुल्गारिया को ओटोमन साम्राज्य से स्वायत्तता मिली और बाद में पूरी स्वतंत्रता। ओके। फिर 20वीं सदी, विश्व युद्ध। हाँ, 20वीं सदी में बुल्गारिया ने 2 विश्व युद्ध देखे और दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में यहाँ राजशाही खत्म हुई और ये एक समाजवादी गणराज्य बन गया। समाजवादी,
मतलब सोवियत संघ के प्रभाव में। जी, सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में था। और ये दौर चला 1989-90 तक। जब पूर्वी यूरोप में बदलाव की लहर आई तो बुल्गारिया ने भी लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया। ये ऐतिहासिक यात्रा वाकई उतार चढ़ाव भरी रही है। और आधुनिक दौर में, जैसा आपने पहले इशारा किया था, बुल्गारिया ने पश्चिम के साथ जुड़ने का रास्ता चुना। हाँ, अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोकतंत्र की बहाली के बाद ये एक महत्वपूर्ण दिशा थी। 2004 में बुल्गारिया नेटो का सदस्य बना। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी, इससे उसकी सुरक्षा स्थिति मजबूत हुई। और फिर 2007 में यह यूरोपीय संघ यानी ईयू में शामिल हो गया। अच्छा, यूयू में भी? हाँ, और ये दोनों कदम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थे। इन्होंने बुल्गारिया की विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि कानूनी व्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित किया है। ईयू सदस्यता से व्यापार बढ़ा, निवेश आया, लोगों को यूरोप में कहीं भी आने जाने और काम करने की आज़ादी मिली। ये तो बड़े बदलाव थे। चलिए अब जरा यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर भी एक नज़र डालते हैं। स्रोत के मुताबिक बुल्गारिया एक एकात्मक बहुदलीय गणराज्य है। हाँ, इसे थोड़ा सरल करते हैं। एकात्मक का मतलब है कि शक्ति मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास होती है, राज्यों या प्रांतों में बटी हुई नहीं होती, जैसे भारत या अमेरिका में होता है। अच्छा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। जी, और बहुदलीय गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया चुनावा होता है, राष्ट्रपति, और शासन चलाने के लिए कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। स्रोत में वर्तमान राष्ट्रपति रूमेन रादेव और अंतरिम प्रधानमंत्री दिमितार ग्लावचेव का नाम है। जी। यहाँ एक सदनीय संसद है, नेशनल असेंबली, जिसमें 240 सदस्य होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए। तो ये सब 1990 के बाद का लोकतांत्रिक ढांचा है। बिल्कुल, जो समाजवादी काल के एक दलीय शासन से एक बड़ा बदलाव था। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। किसी भी देश को समझने के लिए उसकी इकोनॉमी जानना जरूरी है। स्रोत में 2024 का अनुमानित जीडीपी लगभग $90 बिलियन बताया गया है। जी, और प्रति व्यक्ति आय लगभग $13,000 के आसपास। तो ये आंकड़े एक विकासशील अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं ना? हाँ, कह सकते हैं। यहाँ के मुख्य उद्योग कौन से हैं? स्रोत कई क्षेत्रों का जिक्र करता है। एक तो आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी, ये पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। आईटी? अच्छा। हाँ, अब अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहाँ अपने आउटसोर्सिंग केंद्र चला रही हैं। और इसके अलावा पर्यटन एक बड़ा उद्योग है, खासकर काला सागर तट और पहाड़ों में। कृषि हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, हम इस पर शायद थोड़ी और बात करेंगे। जरूर। और फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां वगैरह, और टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग भी पारंपरिक रूप से मजबूत रहे हैं। और व्यापार के बारे में क्या जानकारी है? बुल्गारिया क्या बेचता है, क्या खरीदता है? मतलब एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि निर्यात में मशीनरी, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, तांबा, फार्मा उत्पाद और वस्त्र शामिल हैं। अच्छा, मतलब बनी बनाई चीजें। जी, निर्मित वस्तुएं और औद्योगिक उत्पाद। वहीं आयात की जाने वाली मुख्य चीजों में कच्चा पेट्रोलियम है, जिससे यहाँ रिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, गाड़ियां, रसायन वगैरह। तो ये दिखाता है कि बुल्गारिया ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। बिल्कुल। और आईटी सेवाओं का निर्यात भी अर्थव्यवस्था में काफी योगदान देता है। आपने आईटी सेक्टर के उभार का जिक्र किया। क्या स्रोत बताता है कि इसकी वजह क्या है? मतलब क्यों बढ़ा इतना? स्रोत सीधे तौर पर वजहों का विश्लेषण नहीं करता, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो यहाँ पढ़ा लिखा कुशल कार्यबल है, खासकर तकनीकी क्षेत्रों में। हाँ, ये तो जरूरी है। दूसरा, ईयू का सदस्य होने के नाते यहाँ पश्चिमी कंपनियों के लिए काम करना आसान है। तीसरा, जीवन यापन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पश्चिमी यूरोप की तुलना में कम है। तो आउटसोर्सिंग के लिए आकर्षक बन गया। सही कहा। और शायद सरकार ने भी इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई होंगी। समाजवादी दौर के बाद अर्थव्यवस्था को विविध बनाने की एक सफल कोशिश लगती है। और वो बंदरगाह, वारना, बरगास, उनका भी रोल होगा? हाँ, बिल्कुल। काला सागर पर वारना और बरगास जैसे बंदरगाहों की मौजूदगी व्यापार को आसान बनाती है, और ईयू सदस्यता ने बाजारों तक पहुंच तो आसान की ही है। चलिए अब कृषि पर लौटते हैं, जिसका आपने जिक्र किया था। कौन सी फसलें यहाँ मुख्य रूप से उगाई जाती हैं? यहाँ गेहूं, मक्का, जौ, सूरजमुखी जैसी पारंपरिक फसलें तो होती ही हैं। साथ ही सब्जियां जैसे टमाटर, खीरे, अंगूर भी होते हैं शराब उत्पादन के लिए। अंगूर? वाइन भी बनती होगी फिर? हाँ, तंबाकू भी एक पारंपरिक नकदी फसल रही है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनोखी और खुशबूदार बात सामने आती है। अच्छा, क्या?
बुल्गारिया लैवेंडर और गुलाब के तेल के उत्पादन में दुनिया के टॉप देशों में से एक है। गुलाब का तेल, अरे हाँ, इसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये वाकई खास है। बिल्कुल। बुल्गारिया की रोज वैली खासतौर पर डेमस्केना गुलाब के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डेमस्केना गुलाब? हाँ, इस गुलाब से निकाला गया तेल बहुत कीमती होता है। दुनिया भर में परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। पता है कि कैसे देश अपनी खास भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों का फायदा उठाकर आला दर्जे के मतलब नीश प्रोडक्ट्स तैयार कर सकता है। कमाल है। कृषि के अलावा क्या यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हैं, मतलब मिनरल्स वगैरह? हाँ, स्रोत बताता है कि बुल्गारिया में कोयला है, खासकर लिग्नाइट, तांबा, सीसा और जस्ता जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। लकड़ी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका है। और जमीन तो उपजाऊ है ही। जी, खासकर थ्रेशियन मैदान और डैन्यूब नमी के किनारे का क्षेत्र कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब बुल्गारिया की संस्कृति और विरासत की ओर बढ़ते हैं, जो किसी भी देश की आत्मा होती है ना? बिल्कुल। भाषा और धर्म के बारे में क्या जानकारी है? यहाँ की आधिकारिक भाषा बुल्गेरियाई है। ये एक स्लाविक भाषा है और सिरिलिक वर्णमाला में लिखी जाती है। सिरिलिक जैसे रशियन में होती है? हाँ, मिलती जुलती। और दिलचस्प बात यह है कि सिरिलिक वर्णमाला का विकास प्रथम बुल्गारियाई साम्राज्य के दौरान ही हुआ था। ओहो, अच्छा। और धर्म? धर्म की बात करें तो ज्यादातर आबादी ईसाई है और बुल्गारियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़ी है। इसका देश के इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। ओटोमन काल के प्रभाव के कारण यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक भी हैं। और यहाँ की परंपराएं? स्रोत में कुछ अनोखी परंपराओं का जिक्र था, कुछ कुकुरी जैसा। हाँ, और ये परंपराएं बुल्गारिया की सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाती हैं, जैसे कुकेरी उत्सव। हाँ, बताइए इसके बारे में। ये सर्दियों के अंत या वसंत की शुरुआत में मनाए जाने वाला एक प्राचीन रिवाज है। इसमें खासकर पुरुष बुरी आत्माओं को भगाने और अच्छी फसल व स्वास्थ्य की कामना के लिए जानवरों की खालों से बने भारी भरकम पोशाक पहनते हैं। अच्छा। और बड़े अक्सर डरावने दिखने वाले लकड़ी के मखौटे पहनकर गांव की सड़कों पर नाचते हैं, शोर मचाते हैं, घंटियां बजाते हैं। ये देखने में काफी नाटकीय होता है। सुनने में काफी रोमांचक लग रहा है। और एक और नाम था, मार्टिनित्सा। ये क्या है? मार्टिनित्सा ये एक बहुत ही प्यारी परंपरा है। मार्च महीने की पहली तारीख को, जिसे बाबा मार्टा दिवस कहते हैं, लोग एक दूसरे को लाल और सफेद ऊनी धागों से बने छोटे गहने, गुड़िया या ताबीज देते हैं। लाल और सफेद धागे? हाँ, इन्हें मार्टिनित्सा कहा जाता है। सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है और लाल रंग स्वास्थ्य और जीवन का। इन्हें वसंत के आगमन, अच्छे स्वास्थ्य और बुराई से सुरक्षा की कामना के साथ पहना जाता है। कब तक पहनते हैं? लोग इन्हें अपनी कलाई पर बांधते हैं या कपड़ों पर लगाते हैं और तब तक पहने रहते हैं जब तक उन्हें वसंत का कोई पहला संकेत न दिख जाए, जैसे कोई सारस पक्षी या कोई खिलता हुआ फल का पेड़। फिर वे मार्टिनित्सा को उस पेड़ पर बांध देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत रिवाज है। स्रोत में थ्रेशियन अग्नि नृत्य और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का भी जिक्र है। हाँ, नेस्टिनार सत्वो या थ्रेशियन अग्नि नृत्य, ये एक अनूठा रिवाज है जो बुल्गारिया के कुछ ही गांवों में बचा है। इसमें लोग धार्मिक अनुष्ठान के तहत दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। नंगे पैर? हाँ, अंगारों पर जी। इसकी जड़ें प्राचीन थ्रेशियन और ईसाई परंपराओं के मिश्रण में मानी जाती हैं। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो बुल्गारिया में कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। जैसे? स्रोत में सोफिया के पास बोयाना चर्च का उल्लेख है, जो अपनी मध्यकालीन पेंटिंग्स, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मदारा राइडर का जिक्र है, एक चट्टान पर उकेरी गई विशाल आकृति, प्रथम बुल्गारियाई साम्राज्य के समय की। और काला सागर तट पर नेसेबर का प्राचीन शहर है, जो अपने थ्रेशियन, ग्रीक, रोमन, बिजेंटिन इतिहास और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये सब बुल्गारिया के लंबे और विविध इतिहास के गवाह हैं। क्या खास है? मुख्य शहरों की बात करें तो सोफिया राजधानी है, देश का सबसे बड़ा आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ आपको आधुनिक इमारतों के साथ साथ रोमन खंडहर और खूबसूरत ऑर्थोडॉक्स चर्च भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, और प्लोवदीव? वो भी शायद काफी पुराना शहर है। हाँ, प्लोवदीव, जैसा स्रोत बताता है, ये यूरोप के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। इसका एक बेहद खूबसूरत पुराना शहर है। रोमन एम्फीथिएटर, ऑटोमन मस्जिदें, 19वीं सदी की रंगीन इमारतें, सब कुछ है। अच्छा। ये 2019 में यूरोपीय संस्कृति की राजधानी भी था। फिर काला सागर तट पर वारना और बरगास हैं।
गर्मियों में बीच टूरिज्म के लिए लोकप्रिय हैं और महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हैं। तो मतलब पर्यटन के लिए यहाँ काफी कुछ है, बीच भी, पहाड़ भी, इतिहास भी। बिल्कुल, बुल्गारिया विविध अनुभव देता है। गर्मियों में लोग काला सागर के रेतीले समुद्र तटों पर जाते हैं। सर्दियों में पिरिन और रेला पहाड़ों में स्कीइंग रिजॉर्ट्स हैं। स्कीइंग भी? हाँ, इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए सोफिया, प्लोवदेव, वेलिको टार्नोवो, जो दूसरे बुल्गारियाई साम्राज्य की राजधानी थी, और नेस्सेबर जैसे शहर हैं। यहाँ कई खूबसूरत मठ भी हैं, जैसे रिला मठ, वो भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अच्छा। और जैसा हमने बात की, कोकेरी जैसे अनोखे सांस्कृतिक उत्सव भी पर्यटकों को खींचते हैं। प्रकृति प्रेमी पहाड़ों में ट्रैकिंग और हाइकिंग का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? हमने बुल्गारिया के भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन पर बात की। मतलब एक निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से बुल्गारिया की कहानी प्राचीन जड़ों और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कहानी है। ये एक ऐसा देश है जिसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, विभिन्न संस्कृतियों को अपने में मिलाया है और समाजवादी अतीत से निकलकर एक लोकतांत्रिक यूरोपीय राष्ट्र बनने का सफर तय किया है। हाँ। यहाँ की समृद्ध लोक परंपराएं, गुलाब और लेवेंडर जैसी अनोखी प्राकृतिक देन और यूरोप के चौराहे पर इसकी रणनीतिक स्थिति, ये सब मिलकर इसे एक खास पहचान देते हैं। और ईयू और नाटो का सदस्य होना? हाँ, यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य होने के नाते ये यूरोप के साथ मजबूती से जुड़ा है, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखना भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, ये एक दिलचस्प मिश्रण है। एक ऐसा देश जो अपनी जड़ों का सम्मान करता है और भविष्य की ओर भी देख रहा है। निश्चित रूप से समाजवादी व्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र की ओर जाना आसान नहीं रहा होगा, और आज भी चुनौतियां होंगी। जैसे कि आर्थिक विकास को गति देना, जनसंख्या में गिरावट रोकना या शायद भ्रष्टाचार से निपटना। लेकिन यूरोपीय संघ के ढांचे के भीतर रहते हुए और अपनी प्राकृतिक व सांस्कृतिक संपदा का लाभ उठाते हुए बुल्गारिया के पास भविष्य में आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। और अब, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे खुद सोच विचार कर सकें। जी। ये देखते हुए कि बुल्गारिया का इतिहास हमेशा से विभिन्न संस्कृतियों और प्रभावों का संगम स्थल रहा है, थ्रेशियन, रोमन, स्लाव, बिजांटियन, ऑटोमन, और अब ये यूरोपीय संघ का हिस्सा है, जहां एक व्यापक यूरोपीय पहचान को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे में बुल्गारिया अपनी अनूठी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को इस बड़े यूरोपीय एकीकरण के साथ संतुलित करने में किन विशेष चुनौतियों और शायद किन अनूठे अवसरों का सामना कर सकता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।